जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट तैयब अली आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जी आज हम मौजूद हैं तैयब पहलवान अमान रुस्तम लाहौर कॉमनवेल्थ ब्रॉन्ज़ मेडलिस्ट और माशाल्लाह पाकिस्तान के नेशनल चैम्पियन रहे हैं मुतअद्दिद बार। और पाकिस्तान की बड़ी जोड़ के जो रेसलर आजकल लड़ रहे हैं उनमें सफ़े अव्वल के जितने भी पहलवान हैं उनमें इनका शुमार होता है। और गुज़श्ता 1.5 साल से इनकी कोई कुश्ती नहीं हुई, उस बारे में पूछेंगे। और आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं वो भी इनसे पूछेंगे, क्योंकि 1.5 साल में इनकी कुश्ती नहीं हुई। उससे पहले इनकी शाहिद पचार के साथ कुश्ती हुई, अवैस सहीवालिया के साथ कुश्ती हुई, आसिम मोची के साथ 2 कुश्ती हुई, ज़बरदस्त कुश्ती हुई, अवाम ने एंजॉय किया। फिर 1.5 साल का गैप क्यों आया, तो ये सारी चीज़ें हम इनसे पूछेंगे। और तैयब झांगवाला के साथ कुश्ती कब होगी, ये भी सारी डिटेल हम इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम पहलवान जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा पहलवान जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इतना 1.5 साल का गैप कैसे आ गया आपका? लोग तरस गए हैं आपकी कुश्ती देखने को, आपके जो फैंस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल ही कह लें कि ये थोड़ा मेरे लिए भी मुश्किल है, क्योंकि ये मेरे कैरियर के हवाले से सवाल है। और ज़ाहिर सी बात है, तकरीबन 1 साल तक मैंने देसी कुश्ती नहीं लड़ी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि कुछ स्पोर्ट्स के अंदर सियासत बहुत ज़्यादा आ गई है। पसंद नापसंद की जो है आंसर अब बहुत ज़्यादा आ गया है कि जी ये बंदा हमें पसंद है। ये कह लें कि एक बंद कमरे में बैठ के ये फ़ैसला किया जाता है कि हमें कौन सा रेसलर पसंद है या कौन हमारे ज़्यादा ताबे है। हम उसको जो है बजाय इसके कि अवाम नास में से जो आपको अच्छा मतलब जो रेसलर है पहलवानी करते हैं वो आके जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करें, हिस्सा लें और रुस्वे पाकिस्तान का टाइटल विन करें। लेकिन पिछले दौर जो रुस्वे पाकिस्तान देखे गए हैं उनमें ना कोई ओपन ड्रास करवाए गए हैं। अगर ओपन ड्रास का कोई सवाल उठाते हैं तो ये कहते हैं जी आप लड़ते हैं हमसे। तो देखें जी, पिछले जो जितने भी गुज़िश्ता उसमें पाकिस्तान हुए हैं उसमें उठा के देख लें। ओपन ड्राज से मुराद मैं बताना चाहूँगा पर्चियाँ फेंकते हैं जो कि जिसकी फ़ाइट जिसके साथ मर्ज़ी आ जाए। जैसे मैं रुस्तम लाहौर हुआ हूँ, ओपन ड्राज से ओपन पर्चियाँ फेंकी गई हैं खुली कि जिसके साथ जिसकी मर्ज़ी फ़ाइट आ जाए। तो ये फ़ैसला करना कि हाँ भाई तुम्हारी उसके साथ है, इसकी उसके साथ है, इसका मैं एक सबूत आपको देना चाहूँगा। वो ये है कि अभी रुस्वे पाकिस्तान शुरू नहीं हुआ और इसका जो पोस्टर शाया किया जाता है सिस्टम हमारे की तरफ से जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे दंगल को, वो जो इश्तिहार इन्होंने शाया किया उसके अंदर इन्होंने पहले ही जानी और आसिम मोची की जोड़ लगाई हुई है और मेरी और शहजाद पचार की लगाई हुई है। मतलब लिखा नहीं है लेकिन इश्तिहार इस किस्म का छापा हुआ है कि पहली जोड़ जानी की और आसिम मोची की, दूसरी शहजाद की और मेरी। ये क्या कर रहे हैं? आप दंगल बना रहे हैं कि आपका लोग दंगल ज़्यादा देखने के लिए हैं, बजाय आप इस चीज़ को फोकस रखें कि जो मेहनत कर रहा है, जो स्ट्रगल कर रहा है उसके ऊपर छोड़ा जाए, मेरिट के ऊपर छोड़ा जाए। आप जी पहले ही घर में बैठ के फ़ैसला कर चुके हैं जी रुस्वे पाकिस्तान किसे बनाना है। पहले अगर आप देखें जो रुस्वे पाकिस्तान होते रहे हैं उनका तकरीबन 1 घंटा टाइम होता था। इस दफ़ा इन्होंने को 15-20 मिनट में रुस्वे पाकिस्तान का टाइम कर दिया है। तो मैं जो ये समझता हूँ कि जो 20 मिनट का टाइम है ये भी बहुत कम है, ठीक है। दूसरा, इसको इसलिए अब देसी जो हमारे पहलवान हैं वो लंबी कुश्ती लड़ने वाले होते हैं, कह लें जी वो 40-45 मिनट 50 मिनट कुश्ती चली जाती हैं। तो ये तो एक कह लें कि मैट रेसलिंग को टच मिल रहा है साथ। ये हमारी ट्रेडिशनल स्टाइल रेसलिंग है, इसको ट्रेडिशनल स्टाइल से ही होना चाहिए, सकाफती स्टाइल से ही होना चाहिए। और इसके साथ यही कहना चाहूँगा ओपन ड्राज कराएं। तो जब मैंने उनसे कहा जी आप ओपन ड्राज कराएं, जी हम सिर्फ कोच को कंसर्न है, हमारा उससे मकसद है जो भी है। तो मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये हमारी सकाफती खेल है, ठीक है। आप मुझे बताएं कि देसी कुश्ती के लिए जब कोई पहलवान तैयारी करता है तो वो कहाँ जाके करता है? मैंने नहीं देखा कि रुस्वे पाकिस्तान या रुस्वे पंजाब या रुस्वे लाहौर के लिए महकमा या डिपार्टमेंट ने कैंप लगाया हुआ है जी ये कैंप की तैयारी हो रही है। नहीं, लोग अखाड़ों में जाके अपनी वो प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो देसी कुश्ती के अंदर उनके उस्ताद हैं जो उन्हें तैयारी करवाते हैं या उनके जो खलीफा हैं
उनको भी जो ड्राज डालते हैं उसमें उनको भी शामिल करना चाहिए। अब इसमें कोई नजायज़ बात तो नहीं है। आपके दिल में चोर है जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि जी हमें कोई भी देखने वाला ना हो, हम 2 बंदे ही बस बैठ के तो फैसला कर लें किसकी फ़ाइट किसके साथ करनी है। तो हमारा इनसे यही रहा है मुतालबा कि आप ओपन ड्राज करें। जब हम ये बात करते हैं तो कहते हैं जी ये लड़ते हैं, और लोगों को बताते हैं जी ये लड़ते हैं। तो असल वजह ये है और दूसरा फिर रुस्वे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इंतशार देखने को मिला है। और मेरी जो फ़ाइट थी सेमीफाइनल की, उसमें इन्होंने चलती कुश्ती में मट्टी लगाना कह लें जी। हालांकि मट्टी जब आप किसी पहलवान को दाव लगाना होता है पहले अच्छी तरह मट्टी लगाते हैं। एक जो हमारा सकाफती चला आ रहा है, ठीक है, फाइनल में हुआ है ऐसा हो। अब सेमीफाइनल में अरशद सत्तार साहब माइक पकड़ के कह रहे हैं ये जी 15 मिनट मट्टी नहीं लगा सकते, टोटल 20 मिनट है, 7 मिनट वैसे गुजर गए। यानी कि अब मैं ये नहीं कह रहा कि जी मुझे मट्टी नहीं लगाने दी गई, मैं इस वजह से डिसअपॉइंटेड हूँ। नहीं, आपका तरीक़ाकार गलत है, आप ड्राज नहीं ओपन कर रहे, आपका तरीक़ाकार गलत है। आप ये छोटी छोटी चीज़ों के साथ एक प्लेयर को, एक खिलाड़ी को पीछे करना चाहते हैं कि कहीं ये ऊपर ना आ जाए, कहीं ये ना जीत जाए। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये पसंद नापसंद की वजह से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ। और जितनी भी टाइटल की कुश्तियाँ आती हैं, मेरे वालिद साहब हों, भाई हों, मैं बजाते खुद हूँ, हम उस टाइटल को जीतने के लिए बढ़ चढ़ के आते हैं। और ये जो नॉर्मल अपना हमारी जो देसी कुश्तियाँ होती हैं मेलों के ऊपर या जो दंगल करवाए जाते हैं, तो इसके लिए फिर वो ज़ाहिर सी बात है वो मैं दिल बर्दाश्ता बहुत देर रहा हूँ। मैंने कोई कह लें कोई 2-3 महीने तो वैसे ही प्रैक्टिस नहीं की, और इस तरह ये साजिशें देखने को मिली हैं। फिर मैट रेसलिंग में भी बहुत ज़्यादा साजिश मेरे साथ करते रहे हैं। इस वजह से मैंने फिर कुछ साल एक तकरीबन जो है देसी कुश्ती की फ़ाइट नहीं लड़ी। ठीक, इस वजह से गैप वगैरह आ और गया। ज़ाहिर सी बात है इसमें पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी पोजीशन के लिए इनाम भी रखा गया था, प्राइज़ रखा गया। तो मेरी तीसरी के लिए फ़ाइट थी, मैं नहीं लड़ा तो मैं चौथी पोजीशन पे आ गया, तो मुझे उसका 2 लाख रुपया मेरा बनता था। ठीक है, कि यानी कि मैं रुस्वे पाकिस्तान में सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए किस किस के साथ फ़ाइट कर रहा हूँ। मतलब जिनके साथ आई, जिसमें वो गुल्लू लड़का है, गुजरांवाला का है, फिर हुशाम लड़का है अली जो जानी का कज़न है, उसके साथ मेरे ट्रायल्स हुए हैं। फिर अदनान पहलवान टायरा वालों को मैंने जीता हूँ, उसे जीता हूँ, शाम को जीता हूँ, गुल्लू को जीता हूँ। फिर मैं जाके सेमीफाइनल में आसम मोची के साथ जा खेला। यानी मैं 4-5 फ़ाइटें टॉप के लड़कों के साथ खेल के पहुँचा हूँ सेमीफाइनल में। तो जब मैं कह रहा हूँ कि मैं ठीक है जी मैं नहीं खेल रहा, मुझे इंजरी है, मुझे चोट है, तो जी इस बुनियाद पे जी आपने फेडरेशन के ख़िलाफ़ या किसी सिस्टम के ख़िलाफ़ बात की है तो हम आपको इस इवेंट से डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। तो भाई मेरी जो चौथी पोजीशन बनती है उसका तो 2 लाख दो ना। तो ये सब बातें हैं जो मिक्स हो के मुझे इन बातों ने दिल बर्दाश्त किया, और मैं फिर जिसकी वजह से तकरीबन 1 साल तक ज़रा किनारा कशी रही है देसी कुश्ती से। ठीक। अच्छा तैयब भाई, काफ़ी सारे लोगों ने कॉमन क्वेश्चन एक पूछा है कि तैयब पहलवान झांगवाला के साथ आप कुश्ती क्यों नहीं लड़ रहे, या कुश्ती कब है उनके साथ आपकी? जी तैयब पहलवान जंगवाला एक मैं समझता हूँ एक अच्छा लड़का है, जो एक पहलवानी के लिए ऐसे लड़के ऊपर आने चाहिए। इससे देसी कुश्ती प्रमोट होती है, देसी कुश्ती तरक्की करती है। जब नए चेहरे ऊपर आते हैं, अच्छा घुलते हैं, लोग पसंद करते हैं। तो बहुत से वाला साहब को बहुत ज़्यादा फ़ोन आए थे डिफरेंट, मतलब डेरा गाजी खान से, फैसलाबाद से बहुत ज़्यादा फ़ोन आए हैं जी तैयब पहलवान जंगवाला से। लेकिन जो इमरान खान दस्ती थे उन्होंने ये जो दंगल है नवंबर में करवा रहे हैं, तो फिर वाले साहब ने उनके साथ जो है उनकी कमिटमेंट हुई है कि इंशाल्लाह ताला हम ये दंगल लाजमी लड़ने आएंगे और इंशाल्लाह ताला भरपूर तैयारी के साथ माशाल्लाह। तो यकीनन आपके फैंस को पता चल गया होगा नवंबर में ये कुश्ती हो रही है, तो आप लोग तैयार रहें कुश्ती के लिए। और एक कॉमन क्वेश्चन रहा है कि शहजाद पहलवान ने आपको इंटरनेट पर 2 दफ़ा चैलेंज किया है और बार बार वो कह रहे हैं कि वो मेरे साथ कुश्ती क्यों नहीं लड़ता या कुश्ती लड़े, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लोगों ने भी ये क्वेश्चन पूछा है। शहजाद पहलवान देखें जी, जो भी पहलवानी करता है मेरे लिए काबिल एहतराम है।
तो मुझे नहीं लगता कि शहजाद पहलवान को क्यों ज़रूरत पड़ी है मुझे चैलेंज करने की, क्योंकि वो भी पैसे लेके दंगल लड़ते हैं, मैं भी पैसे लेके दंगल लड़ता हूँ। तो जो भी ठेकेदार है दंगल का, वो अगर ये कुश्ती करवाना चाहता है तो मैं इंशाल्लाह ताला वो कुश्ती लाजमी लड़ूंगा। और एक दफ़ा वो दंगल हो रहा था, उनके भाई की शायद बरसी थी कलीम पहलवान के, तो वहाँ पे कुछ बातों की वजह से ही कुछ तनाज़ात कैले हो गए थे, जिसकी वजह से वो कुश्ती नहीं थी हो पाई। तो कोई मसला नहीं, छोटी छोटी बातों से नहीं ऐसे होना चाहिए। तो चैलेंज तो मैंने भी काफ़ी किए हुए हैं लोगों को, लेकिन चैलेंज हर किसी का, हर पहलवान हर किसी को गुलने के लिए तैयार होता है। वो चैलेंज ना भी करे तो उसके साथ मेरी कुश्ती होनी है, कर भी ले तो कुश्ती होनी है। तो मुझे नहीं लगता उसे चैलेंज करने की कोई ज़रूरत थी। आने वाले वक्त में कुश्तियाँ, हाँ इंशाल्लाह। हमारा काम पहलवानी किस लिए करते हैं, हार जीत कोई मसला नहीं है, खेलना चाहिए कुश्ती के लिए, फ़रोग के लिए। जो आपके फ़ैन हैं या जो कुश्ती के शायकीन हैं, उनके लिए जो है वो उनको अच्छा लगता है तो इस कुश्ती को ज़रूर खेलना चाहिए। इस तरह चैलेंज करना, और इस तरह अगर मैं अगर ऐलान करता हूँ जी मैं उससे नहीं कुश्ती लड़ूंगा, या अगर वो कहता है तो फिर उसका बनता है। लेकिन अगर कोई ठेकेदार कुश्ती करवाता है तो 100 बिस्मिल्लाह, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। सही सही। एक और कॉमन क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी आसिफ पहलवान मोची के साथ दोबारा कब कुश्ती होगी, और यकीनन आप दोनों की जब भी कुश्ती होती है 1-1.5 घंटा तक कुश्ती चलती है, बड़े ज़ोर लगते हैं दोनों के, और बड़ा मज़ा आता है लोगों को। तो इसके बारे में आप क्या कहें? दोनों का कद काट भी सेम मिलता जुलता है, और बॉडी भी और ज़ोर भी मिल रहे होते हैं, तो आप क्या कहेंगे कब होगी कुश्ती आसिफ के साथ आपकी? जी आसिफ पहलवान जो हैं, मुझे कह लें बेसिकली उनके साथ खुद कुश्ती करना बहुत अच्छा लगता है। मेरी उनके साथ जब भी कुश्ती हुई है, 3 से 4 दफ़ा मेरी उनके साथ कुश्ती हुई है। तो पहली कुश्ती जब हुई थी तो उसमें मैंने उन्हें जीत किया था, लेकिन वो भी कुश्ती जो है तकरीबन 1.5 घंटा तक रही थी, और लोगों ने अमूमन अगर आप देखें आधा घंटा या 40 मिनट तक कुश्ती होती है, या तो बराबर करवा दी जाती है या वो पॉइंट वगैरह पे करवाते हैं और वो फैसला कुन कुश्ती मराहल में पहुंच जाती। लेकिन ये कुश्ती ऐसी थी कि तकरीबन इस कुश्ती को आवाम से पूछते थे बराबर करवा दें, तो आवाम कहती थी नहीं करवानी, यानी कि वो इतनी तेज़ कुश्ती हो रही थी और लोग इस कुश्ती को बहुत ज़्यादा महजूर कर रहे थे, इसको बड़ा अच्छा लोगों को कह लें कुश्ती लग रही थी। तो इसी तरह मुझे भी अच्छा लगता है कि जब आपकी एक टक्कर का एक पहलवान आता है, तो जब आपका ज़ोर भी लगता है, स्टेमिना भी आपको अपना भरपूर इस्तेमाल करना, और इस तरह भरपूर एक तैयारी से जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे खुद बेसिकली बड़ा अच्छा लगता है। और उनके जो भाई हैं मटर पहलवान हैं और उनके उस्ताद हैं, वो सब मेरे लिए काबिल एहतराम है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी जब उनके साथ कुश्ती होगी तो इंशाल्लाह ताला लाजमी लड़ेंगे। अच्छा, एक भाई पूछ रहे हैं अपनी वर्जिश में स्टेमिना को बढ़ाने के लिए कितनी दौड़ लगाते हैं आप? जो हमारी जब हम मैट रेसलिंग में होते हैं तब हमें ज़रा ज़्यादा स्टेमिना के लिए वर्कआउट वगैरह उस तरह का करना पड़ता है। लेकिन इसमें जब हम ट्रेडिशनल स्टाइल करते हैं तो इसमें दोहरे जो हैं वो ज़्यादा लगाते हैं, जिससे हम स्टेमिना बढ़ता है। और उसमें फिर साथ जो है रनिंग वगैरह, सुहागा वगैरह खींचना, तो ये जो है बेसिकली ज़्यादातर जो है वो स्टेमिना के लिए हम करते हैं। अच्छा, एक और भाई आपके फ़ैन हैं, वो पूछ रहे हैं कि आई एम फ़ैन ऑफ तैयब पहलवान, और उनसे स्ट्रेट अवे पूछें आसिफ मोची और जानी पहलवान में बेस्ट कौन है? देखें जी, आसिफ पहलवान और जानी पहलवान जो हैं वो मैं समझता हूँ दोनों ही अच्छे रेसलर हैं। लेकिन जानी पहलवान को जहाँ तक मेरे सुनने में आया था कि उन्हें 20 लाख रुपए तक की ऑफ़र की गई जी कि आसिफ मोची से कुश्ती करें। तो मुझे नहीं लगता कि वो कुश्ती क्यों नहीं खेल रहे, हालांकि उन्हें खेलनी चाहिए। और अगर वो 20 लाख दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो आज के दौर की जो वो सबसे बड़ी अमाउंट की जो है वो महंगी तरीन कुश्ती है। तो जानी पहलवान को खेलना चाहिए। और आसिफ मोची भी कह लें कि मैं समझता हूँ एक अच्छा रेसलर है, और ये दोनों ही जोड़ बड़े अच्छे हैं। तो इसमें किसी के बारे में आप कह नहीं सकते कि कौन गिरा लेगा या कौन जीत लेगा या इस तरह का कोई। तो मैं समझता हूँ ये जो है कुश्ती जो है ये होगी तो पता चलेगा। सही सही। अच्छा, एक और भाई पूछ रहे हैं कि तैयब पहलवान आने वाले रुस्तों में पाकिस्तान के लिए तैयारी कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह ताला जो भी बड़ा टाइटल आता है हम उसके लिए तैयार होते हैं। हम कह लें कि जी
पहले भी हमारी तकरीबन फ्री कुश्तियाँ करवाई जाती हैं। जो इस वक्त जो सिस्टम एक चल रहा है, ट्रायल्स की सूरत में दंगल रख लेते हैं और कुश्तियाँ करवाते रहते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाहिर सी बात है, तैयारी करने में भी अखराजात आते हैं, लाखों रुपए लगते हैं। अभी जो रुस्म पाकिस्तान रहा वो कुछ 6 माह रहा था, उससे पिछला जो रुस्म पाकिस्तान था वो तकरीबन 10 माह रहा है। तो इसमें अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, खुराक बहुत ज़्यादा खानी पड़ती है, जिसकी वजह से फिर अपना वेट भी मेंटेन करना पड़ता है, वर्कआउट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, जिस्मानी कह लें कि एक अजियत भी लेनी पड़ती है कि आपकी नींद नहीं पूरी हो रही, आप प्रैक्टिस दिन रात कर रहे हैं। और देसी कुश्ती एक ऐसी कुश्ती है जिसके अंदर जो है वो ज़्यादा आपको लंबी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ताकि आप घंटों के हिसाब से जो आपका जो स्टेमिना वो होना चाहिए, ताकि आप मैदान के अंदर जो घंटा एक जो है कुश्ती एक अच्छे और जानदार तरीके से लड़ सकें। तो इंशाल्लाह ताला कोई भी टाइटल आता है तो उसके लिए तैयार हैं। तो बस उनसे यही गुजारिश होगी, अगर ये कोई भी इवेंट करवाते हैं, रुस्म लाहौर कराते हैं, रुस्म पंजाब या रुस्म पाकिस्तान, क्योंकि रुस्म पंजाब में भी कोई ट्रायल्स नहीं हुए, ना कोई नोटिफिकेशन छाया हुआ है, तो मैं यही कहूँगा कि आप एक फ्री एंड फेयर जो है वो ओपन ट्रायल्स करवाए जाएँ, ताकि मैं बिना किसी खौफ के अपनी जो वो तैयारी करूँ कि मुझे किसी ऐसी फिर से जो वो है रिपीट में मुझे कोई ऐसी सूरत हाल देखने को नहीं मिलेगी। तो इंशाल्लाह ताला कोई भी टाइटल आता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ इंशाल्लाह। सही सही। आप चाह रहे हैं कि मेरिट पे चीज़ें हों, तो ताकि मैं फ्री हैंड होके ये लड़ूँ चीज़ें? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अगर एक पहलवान का जो है माइंड जो है वो पहले ठीक होना चाहिए कि जी आपकी मेहनत ही आपका सब कुछ है। ये नहीं है कि आपको पीछे से भी सेटिंग करनी पड़े कि जी पहले सिस्टम से सेटिंग करो फिर जाके लड़ो। इस चीज़ से ज़रा मैं कहता हूँ ज़रा फ्री होना चाहिए, और मेरिट बेस पे हो तो इंशाल्लाह ताला हम एक अच्छे अंदाज में आएंगे। सही सही। और इसी तरह का एक क्वेश्चन है, वो भी पूछ रहे हैं कि रुस्तम लाहौर की तैयारी कर रहे हैं, यकीनन आप वो भी कर रहे होंगे इस तैयारी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रुस्तम लाहौर जो है वो एक तारीखी टाइटल है, और इंशाल्लाह ताला ये टाइटल जो है कुश्ती हम कोई भी छोड़ सकते हैं, लेकिन रुस्तम लाहौर का जो इवेंट है या रुस्तमी का कोई भी इवेंट टाइटल का होता है उसको नहीं हम छोड़ते इंशाल्लाह ताला। और रुस्तम लाहौर इवेंट मैंने भी सुना था आपके ही चैनल से कि रुस्तम लाहौर का दंगल करवा रहे हैं, तो काला पहलवान जी ऑर्गेनाइज़र है, रुस्तम भगवानपुरा भी हैं। तो उनसे मैं यही कहूँगा कि पिछला जो रुस्तम लाहौर करवाया उसमें बहुत कम इनाम रखा गया था, प्राइज़ था बहुत कम था, 1 लाख रुपया था। और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि जी इसका कम से कम जो है रुस्तम लाहौर एक बड़ा टाइटल है, तो 10 लाख का इनाम जो है वो होना चाहिए इस टाइटल के लिए, क्योंकि लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ी पहलवानी है, बहुत बड़े ख़ानदान है जो पहलवानी करते हैं। तो मैं समझता हूँ काला पहलवान जी के खुद शयाने शान नहीं है वो 1 लाख रुपया इनाम रखें इसके ऊपर। उन्हें चाहिए कम से कम जो है 10 लाख रुपए इस टाइटल के विनर के लिए इनाम रखना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला वो टाइटल के लिए भी तैयारी करें। सही सही। एक और भाई पूछ रहे हैं आपका फेवरेट पहलवान कौन है? जी मेरा फेवरेट जो भी मेहनत करता है, जो भी किसी भी स्पोर्ट्स के लिए मेहनत करता है, रेसलिंग के लिए मेहनत करता है, उसके फ़रोग के लिए मेहनत करता है, वो सभी मेरे पसंदीदा हैं। लेकिन अगर आप बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड जो देसी कुश्ती के जो अच्छे रेसलर हैं उसमें मेरे जो अच्छे रेसलर हैं उसमें एक हादी पहलवान है जिसका ताल्लुक़ ईरान से है, और एक सोनू चीमा है, प्रीतपाल है, सिकंदर शेख है, और जसा पट्टी हैं हमारे जी पंजाबी भाई हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है उनकी कुश्तियाँ देख के। अगर पाकिस्तान में बात करें तो बशीर बोला बाला जी हैं। तो उनके बाद अगर आया मेरे भाई हैं हाफिज़ इसरार, जिनकी कुश्ती को देख के मैंने जी कुश्ती स्टार्ट की थी। मैं बाहर बैठ के देखा करता था जिस तरह हमारे उस्ताद हाजी अफजल पहलवान उसके ज़ोर करवाते थे। तो मेरा भाई मेरे लिए आइडियल रहा है, लेकिन कोशिश तो की है उनके जैसा होने की, क्योंकि वो ज़्यादा कार्डियो या स्टेमिना पे ज़्यादा फ़ाइट खेलते थे। मैं ज़रा कह लें साथ पावर का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा करता हूँ। तो ये है कि वो मेरे आइडियल थे। और जो है मतलब उसके बाद मेरे उस्ताद हैं हाजी अफजल पहलवान शेर पाकिस्तान, उनकी बहुत ज़्यादा कुश्तियाँ सुनी हैं जो वो खेले हैं, मतलब इतने लाइट वेट के साथ बड़े बड़े पहलवानों को गिराया है, ओलंपिक तक पहुँचे हैं। तो ये जो बड़े नाम हैं ये मेरे लिए हमेशा आइडियल रहे हैं, और जिन्हें मैं कह लें कॉपी करने की भी कोशिश करता हूँ। और जी
एक और भाई पूछ रहे हैं कि अगर न्यू लड़का कोई पहलवान बनना चाहे तो एक दिन का कितना खर्चा होता है? जी न्यू लड़का जो कह लें कि मैं समझता हूँ 10 से 12 साल की जो एज है वो मैं समझता हूँ किसी भी गेम के लिए एक परफेक्ट एज है। और इस एज में ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी से रिलेटेड जो हैं चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, दूध, मक्खन, घी वगैरह हो गया। तो इसमें ये है कि इसलिए क्योंकि कैल्शियम होता है और बच्चा जो है वो उसकी हड्डी जिसामत भी ग्रो कर रही होती है, तो उसे ऑलरेडी खुराक की ज़रूरत होती है। लेकिन जब वो साथ अगर पहलवानी जैसा एक मुश्किल खेल कर रहा है तो उसका वर्कआउट भी बहुत हैवी किस्म का होता है। तो मैं यही कहूँगा कि डेयरी से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो वो कैलोरीज़ हैं वो भी रिकवर होती रहें और साथ जो आपका जिसामत ग्रो कर रहा है वो भी ग्रो होता रहे। तो यही मैं कहूँगा कि खुराक जो है वो ये इस्तेमाल करनी चाहिए और ज़्यादा जो है फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड उसे एक्सरसाइजें करनी चाहिए ताकि उसके जिस्म में जितनी अच्छी इलास्टिक लिमिट होगी उतना अच्छा उसे वो रेसलर बनेगा। क्योंकि बहुत सी ऐसी मूव्स हैं जिसमें लचक की ज़रूरत होती है और जो जिस जिस्म में ज़्यादा लचक होती है वो जिस्म ज़्यादा थकता भी नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी ट्रेनिंग शुरू करने से पहले अपने मसल्स को, अपने जो जॉइंट्स हैं उनको अच्छी तरह वार्म अप करें, उन्हें ज़रा स्ट्रेच करें ट्रेनिंग के शुरू में भी और आखिर में भी। तो ये कुछ बातें, पॉइंट्स हैं। जो कितना होगा डेली का खर्चा जो है वो मैं यही कहूँगा कि तकरीबन एक मिनिमम 1000 मतलब आजकल अगर आप देख लें, मैं कम से कम भी बता देता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा भी बता देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ये कह लें कि 1500 तक भी जा सकता है और कम से कम अगर कोई एवरेज गिराने से है तो वो मैं कहता हूँ 400-500 में भी कवर हो सकता है। वो ऐसे है कि आप जो है 2 से 3 लीटर जो है वो दूध अपना जो है उस पर फोकस रखें, वो डेली लिया करें। तो मैं समझता हूँ कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, तो दूध की जो रिक्वायरमेंट जो उसके जिस्म में उसको वो पूरा रखे तो उसके समझ लें सारी खुराक जो है कंप्लीट है। अच्छा, और एक भाई पूछ रहे हैं कि आप मेहनत और डाइट कितनी है और रनिंग करते हैं? जी मैट की जो है वो प्रैक्टिस वर्कआउट अलहदा है, एक्सरसाइज अलहदा है और देसी का बता दें। हाँ, तो देसी का अलहदा डाइट यही है कि अगर मैट देसी कुश्ती हम कर रहे हैं तो उसमें जो गर्मियों की अलहदा है और सर्दियों की अलहदा है। गर्मियों में जो ज़्यादा मक्खन इस्तेमाल करते हैं, मुरब्बा वगैरह इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में जो है घी इस्तेमाल करते हैं, गोश्त इस्तेमाल करते हैं। सही। तो कह लें कि सुबह जब हम अपनी मेहनत लगा रहे हैं तो उसमें मक्खन और मुरब्बा जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, चारों मुरब्बे जो हैं। और दोपहर के टाइम गोश्त होता है, मटन होता है, बीफ होता है, यानी बड़ा गोश्त छोटा भी, और देसी मुर्गा है। और शाम को जो है रात को वो मैं यही कहूँगा देखने वालों को भी रात को जो है वो ज़्यादा हैवी ना खा के सोएं, यानी कि गोश्त किलो 2 खा लिया नहीं, रात को जो है वो सब्ज़ी जो है वो उसे खाएं और ताकि जो है रात को आपका जिस्म जो है वो ज़्यादा वर्किंग में ना रहे, ताकि आपके जो मसल्स हैं वो अच्छी तरह रिलैक्स भी रहें। जी सही। हाँ, कुछ तरह इस तरह भी है रियासत में ना, देसी घी पी के भी लोग सोते हैं रात को ना। हाँ, वो मैं कहता हूँ बहुत गलत है, क्योंकि अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो उसमें ये होता है कि जो मेडिकली तौर पे कि हार्ट जो हमारा दिल है वो उसकी जो हार्ट बीट है वो स्लो हो जाती है जब हम रात को सोते हैं। तो वो मैं समझता हूँ घी पी के सोना एक जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि इतनी हैवी वो कह लें कि खुराक है या घी होता इतना हैवी होता है कि उसके लिए फिर वर्कआउट करना बहुत लाजमी होता है। तो वो बजाय आपको फ़ायदा देने के नुकसान दे सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि रात को ना पिएं, सुबह पी के तो उस हैवी किस्म का ज़रा वर्कआउट करें। सही। और भाई पूछ रहे हैं कि आप कितने स्पार्ट लगाते हैं और आपकी कुश्ती का इंतज़ार है, कब होगी आपकी कुश्ती? जो मेहनत है कह लें कि ये हर पहलवान का एक सीक्रेट होता है। और मेहनत ये है कि मैट रेसलिंग के लिए फिर स्पीड वर्क ज़्यादा करते हैं, फुट वर्क ज़्यादा करते हैं, और मिट्टी की कुश्ती के लिए दौरे वगैरह ज़्यादा लगाते हैं। तो तकरीबन 1000 के करीब जो है वो दौरा लगाते हैं। तो ये है मेहनत देसी कुश्ती के लिए। और दूसरा उनका क्या था सवाल?
आपकी कुश्ती का इंतज़ार है, कब लड़ेंगे? हाँ, इंशाल्लाह ताला 1 अक्टूबर में भी मुल्तान के अंदर गालबन कुश्ती हो रही है। उनसे भी बात बस मुकम्मल ही होने के करीब है। तो इंशाल्लाह ताला अक्टूबर में मुल्तान के अंदर होगी कुश्ती, और नवंबर के अंदर जो है वो इमरान खान दस्ती जो मुजफ्फरगढ़ से हैं, बड़ा पहलवानी के फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको जज़ा दे और हिम्मत दे, वो और ज़्यादा से ज़्यादा दंगल करवाएं। उसके बाद इंशाल्लाह ताला फरवरी के अंदर भी आसम मोची, सावल पहलवान और ये बड़े लड़के हैं जिनके साथ इंशाल्लाह ताला फाइट देखने को यानी मिलेगी। कि ये सिलसिला अक्टूबर से शुरू होने वाला है आपका कुश्ती का? जी इंशाल्लाह ताला। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला नहीं रुकेगा और आप ऐसे ही जी इब्राहिम हैं, इब्राहिम गुपांग हैं, वो बहुत बड़ा दंगल कराते हैं मुजफ्फरगढ़ वाली साइड पे। तो वो इंशाल्लाह ताला फरवरी के अंदर करा रहे हैं दंगल। एक और भाई पूछ रहे हैं कि नेशनल गेम में सावन भट्ट रुस्तम शेखुपुरा से फाइट लड़के कैसा लगा आपको? जी 2017 में वो कह लें कि मैं फ़र्स्ट टाइम जो है नेशनल चैम्पियन हुआ हूँ, तो उसमें सावल भट्ट जो है शेखुपुरा से था, और एक बहुत एक पावरफुल रेसलर था वो, और बड़ा अच्छा लगा उनके साथ फ़ाइट करके। तो कह लें पहली फ़ाइट ही मेरी उनके साथ थी, तो काफ़ी अच्छे लड़के थे। अच्छे लड़के। और आपने उसमें गोल्ड मेडल जीता? हाँ जी, मैंने उसमें गोल्ड मेडल जीता, उसमें गोल्ड मेडल जीता, और वो मेरी पहले कह लें कि जी कैरियर का पहला गोल्ड मेडल था नेशनल सीनियर में। एक और भाई पूछ रहे हैं आप लेग्स का कितना वर्कआउट करते हैं, बैठ के लगाते हैं, और कितना टाइम लगता है आपको मैट से देसी कुश्ती के लिए तैयार होने के लिए, वेट गेन के लिए? जो देसी कुश्ती जब मैं खेलता हूँ उसके लिए फिर मैं वेट तो नहीं गेन करता, लेकिन मैं खुराक अपनी ज़रूर बढ़ा देता हूँ, जिसमें कह लें कि मक्खन, देसी घी वगैरह इस तरह की चीज़ें मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जिसकी वजह से वेट गेन हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक अगर कोई एक अच्छा रेसलर है तो वो जल्दी मैनेज कर जाता है, क्योंकि उसने जो हमारी बेसिकली जो हमारी जो नर्सरी है रेसलिंग की, वो मड रेसलिंग देसी कुश्ती से तैयार हो रही है। मैट की जो नर्सरी है वो देसी कुश्ती से तैयार होती है, तो वो बचपन से देसी कुश्ती करते आ रहे हैं। तो जब फिर मैट रेसलिंग भी जो हमने वो साल मैट रेसलिंग भी की है, तो कह लें कि वो दोनों जो है देसी कुश्ती और मैट रेसलिंग का नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी है, तो उस लिहाज से जो है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर कवर कर जाते हैं। उसमें बस शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है मैट के ऊपर, लेकिन वो फिर 1 हफ्ते के अंदर कवर कर जाते हैं, वो ज़्यादा मसला नहीं होता। सही। और एक भाई पूछ रहे हैं कि आपकी सावल जखड़ के साथ कब कुश्ती होगी? सावल पहलवान माशाल्लाह एक अच्छे रेसलर हैं, और इंशाल्लाह ताला फरवरी या मार्च के अंदर गालबन, अभी उन्होंने तारीख तो नहीं कोई फ़िक्स की, लेकिन इंशाल्लाह ताला फरवरी मार्च के अंदर ये दंगल बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। सही सही। एक और भाई पूछ रहे हैं हमीद भट्ट और गुल्लू भट्ट के साथ कुश्ती लड़ेंगे, प्लीज़ ये पूछना। हमीद पहलवान, गुल्लू पहलवान अच्छे रेसलर हैं, नो डाउट वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के एक जो टॉप 5 या जो लड़के आ रहे हैं सफ़े अव्वल के, मुझे लगता है उन्हें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और ऊपर आना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही ठेकेदार या शायकीन की वो फरमाइश होगी, तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं, हम हर किसी से लड़ने के लिए तैयार। सही है। दिलबर पहलवान बलोच पूछ रहे हैं कि भाई से पूछना आप कितनी मेहनत लगाते हैं, और इतना वजूद इतना खूबसूरत होने के पीछे ये क्या राज है? ये ना असल में वालिद साहब पहलवान हैं, दादाजी भी करते रहे हैं, बड़े भाई भी करते रहे हैं, हम माशाल्लाह 5 भाई हैं, सभी रेसलर हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। और ये कह लें कि वालिद साहब को भी पता था कि एक डाइट प्लान कैसे देना चाहिए, ख़ासकर भाइयों को आज के जदीद दौर में ये था कि इसकी डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, इसकी खुराक कैसी होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने मेरे जो बॉडी के मसल जो है वर्क उस पर ज़्यादा किया, और फ़ैट लेवल की जो है वो उन्होंने ज़्यादा नहीं बढ़ने दी, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये हाँ खुदा की देन है जी। एक और भाई पूछ रहे हैं कि कुश्ती फिर से कब शुरू कर रहे हैं, और कुश्ती ना लड़ने की वजह क्या है? उम्मीद है कि जब आप लड़ना शुरू करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपकी कुश्तियाँ देखने को मिलेंगी।
जी इंशाल्लाह ताला कुछ कह लें कि थोड़ी इंजरीज़ भी रही हैं शोल्डर, उसमें पाकिस्तान में भी मेरे शोल्डर पे इंजरी थी और उसे भी मैंने कवर किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी सारी बातें हैं इंशाल्लाह ताला। अब इंशाल्लाह ताला कुश्तियाँ शुरू हैं तो इंशाल्लाह ये तसलसल नहीं टूटने देंगे और इंशाल्लाह ताला जो भी शायकीन हैं या जो कुश्तियाँ करवाना चाहते हैं तो वो इंशाल्लाह ताला वो रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर उन्हें कुश्तियाँ भी देखने को मिलेंगी और इंशाल्लाह ताला उन्हें अच्छा भी लगेगा। एक और भाई पूछ रहे हैं जानी पहलवान से कब कुश्ती होगी आपकी? जानी पहलवान माशाल्लाह एक अच्छे रेसलर हैं और जब से वो रुस्वे पाकिस्तान हुए हैं उसके बाद से उन्होंने अब तक कोई फ़ाइट नहीं लड़ी देसी कुश्ती की। तो मैं इंशाल्लाह ताला तैयार हूँ। ज़ाहिर सी बात है अगर वो भी रेसलिंग करते हैं तो वो लड़ने के लिए करते हैं और हम भी जो रेसलिंग प्रैक्टिस सुबह शाम कर रहे हैं कुश्ती की तो वो हम लड़ने के लिए कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो भी कुश्ती करवाना चाहेगा या शायकीन की तरफ से जिस तरह भी होगा या कोई ठेकेदार करवाना चाहेगा तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर लड़ेंगे। अच्छा, एक और भाई पूछ रहे हैं पहलवानों में फुर्ती किस ट्रेनिंग से आती है? फुर्ती कह लें जी, स्पीड वर्क जो है वो ज़्यादा आप कह लें कि आपको ये जो पीटी वगैरह है इससे ज़्यादा आती है। फुटवर्क ज़्यादा करें, रनिंग करें, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा करें, यानी अपने आप को मसल्स का जो है उसे खींचें, ज़रा तनाव में लाएं, उसे स्ट्रेच करें। तो इस चीज़ से जो है वो ज़्यादा फुर्तीली आती है इंसान के अंदर। तो ये पीटी शीटी ये चीज़ें ज़्यादा करें और अपना फ़ैट लेवल कम करें। अच्छा, तो इस चीज़ से ज़्यादा स्पीड आती है। सही सही। और एक भाई पूछ रहे हैं आपका वेट कितना है? रियासत वाली साइड में कुश्तियाँ कब लड़ेंगे? वेट तो मेरा जी 100 किलो के करीब है और कुश्तियाँ इंशाल्लाह ताला जी साउथ पंजाबी सराइकी लोग हैं जी, उन्हें सलाम है हमारा जिस तरह वो पहलवानी के लिए काम कर रहे हैं और इतने इतने बड़े दंगल ऑर्गेनाइज़ करते हैं। लाहौर या गुजरांवाला में काफ़ी दंगल पहले हुआ करते थे, अब बहुत कम होते हैं इस लेवल के, जिस लेवल के वो करवाते हैं। छोटे मोटे दंगल तो होते ही हैं लेकिन जो बड़े दंगल हैं वो सराइकी लोग ही, रियासत के लोग ही ज़्यादा करवाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अभी हमने एक सिलसिला शुरू किया है तो इंशाल्लाह ताला ये तसलसल नहीं टूटने देंगे और इंशाल्लाह ताला अब कुश्तियाँ खेलेंगे। अच्छा, एक और भाई पूछ रहे हैं कि आपको सलाम कह रहे हैं और दूसरी बात ये पूछ रहे हैं कि आसिम मोची तैयब पहलवान शेर लाहौर की कुश्ती कब होगी? और मज़ा भी तब आता है, हार जीत चाहे कोई भी हारे जीते लेकिन मज़ा आता है। और फेवरेट पहलवान आप हो उनके? जी सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। और आसिफ पहलवान के साथ उन्होंने कुश्ती का पूछा है तो इंशाल्लाह ताला जी मुझे खुद बहुत कह लें क्रेज़मेंट होता है जी कि मेरी एक फ़ाइट है एक अच्छे पहलवान के साथ हो रही है और मुझे खुद तजस्सुस होता है कि इंशाल्लाह ताला इस कुश्ती का क्या फ़ैसला होगा और ये कितनी लंबी होगी, मतलब कुश्ती का दौरानिया छोटा होगा या ज़्यादा होगा। और काफ़ी इंशाल्लाह ताला उसके साथ जब भी मेरी कुश्ती हुई है बहुत मज़ेदार हुई है, मुझे खुद भी बहुत मज़ा आता है और शायकीन को भी मज़ा आता है। तो इंशाल्लाह ताला उनके साथ आइंदा जब भी कुश्ती होगी तो लाजमी करेंगे। एक अच्छा पहलवान एक कुश्ती के कितने पैसे लेता है? प्लीज़ गाइड मी। एक पहलवान मंथ में कितनी फ़ाइट मैक्सिमम लड़ता है? हम जो है ज़्यादा पहलवानी के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं और हम इतना जो कुश्ती देखना चाहता है उस अगर हम फ्री या हमें कोई नहीं है तो हम वो कुश्ती लाजमी खेलते हैं। हमने कभी पैसों का तकाजा नहीं किया कि हमें इतने लाख दे दो, 10 लाख दे दो, इतना दे दो। लेकिन जो एक मेयार के मुताबिक जो पैसे मिलते हैं हम वो लेके कुश्ती खेलते हैं। अगर रिसेंटली बात की जाए तो अवैस पहलवान के साथ जब मेरी कुश्ती हुई थी तो उसने तकरीबन 5 से 6 लाख रुपया कुश्ती का लिया था। अच्छा। और मैं कह लें कि उस कुश्ती के मुकाबले में कोई 20-25% लिए थे। एक तिहाई? हाँ जी, एक तिहाई कह लें। सही। तो मैंने वहाँ पे जब गए हैं तो जी वैस पहलवान पहले तो हम वाले साहब कह रहे थे कि जी हमारे मेयार के मुताबिक पैसे नहीं हैं। तो इमरान खान दस्ती हमारे बड़े प्यार वाले हैं, उन्होंने कहा कि जी आप ये कुश्ती लाजमी लड़ें जी, वो ऐसे है जी, पहले एक दंगल कैंसिल हो गया था, आपकी बड़ी मेहरबानी। सही सही। उसने बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए हैं। तो वाले साहब ने कहा ठीक है जी, हम कुश्ती के लिए काम कर रहे हैं, हमें कुश्ती से प्यार है तो हम कुश्ती चलें खेलते हैं। जब हम वहाँ पे दंगल पे गए हैं तो अवैस पहलवान के कुछ पैसे शायद रहते थे या क्या मसला था, वो फिर हमारे पास आए हैं कि जी
आप ना पैसे कम करें। ठीक है। तो वालिद साहब ने कहा कि आप तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कह लें कि नीचे आए हुए हैं। तो इमरान खान दस्ती ने कहा जी आपको करना पड़ेगा। तो वालिद साहब का उनके साथ भी एक काफ़ी अच्छा रिलेशन है। तो वालिद साहब ने कहा ठीक है, आप भी पहलवानी के फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, कुश्तियाँ होनी चाहिए। सही। तो वालिद साहब ने वहाँ पे भी कह लें उनके साथ ज़रा रायत बरती हैं। और भी बहुत सी कुश्तियाँ हैं। बहावलपुर के अंदर एक दंगल था, वहाँ पे वो कह लें कि जी बड़े बड़े जोड़ थे, उसमें आसम मोची भी, सावल पहलवान भी, मेरे ख्याल से मटर मोची की भी कुश्ती थी, और अदनान टहरा वाला था, आसफ गाड़ी था, यानी टॉप के जो रेसलर थे उन सब की कुश्तियाँ थी। लेकिन जो दंगल कहते हैं उसमें कोई कमी थोड़ी सी रह गई थी शायकीन की तरफ से, या दंगल के पैसे उस तरह नहीं थे हुए जिस तरह उनका एक माइंड था। तो उन्होंने कहा जी कि हमें ना दंगल उस तरह नहीं हुआ। तो हर पहलवान को उन्होंने कहा जी पैसे छोड़ें। तो कुछ पहलवान तो उसमें अड़ गए जी हमें पूरी फीस दें हमारी। तो वालिद साहब के पास इमरान खान दस्ती उस ठेकेदार के साथ आए कि जी कोऑपरेट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे भी कोऑपरेट किया, बल्कि जो उनके साथ तय पाया था वो मौजूदा भी छोड़े, और बाद में उन्होंने कहा जी इतने पैसों का आप उधार कर लें, हम आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें। खैर उन्होंने ट्रांसफ़र तो कर दिए, लेकिन मौके पे भी उन्हें जो पैसे छोड़े हैं। तो ये सब जो बातें हैं, हमने कभी भी पैसों को तरजीह नहीं दी, पहलवानी को तरजीह दी है। तो इंशाल्लाह ताला आइंदा भी जो दंगल होंगे, हम जो हैं, हमारे वालिद जो हैं, हमारे भाई जो हैं, उनका यही है कि हम पहलवानी के लिए जो हम खुद शौक़ है कि तुम खेलो और हम देखें। तो हम हर ठेकेदार के साथ कोऑपरेटिव चलने के लिए तैयार हैं। तो हम इतना तकाजा नहीं करते, बस एक मेयार के मुताबिक जो रेट है वो देना चाहिए। वैसे तो जानी पहलवान को 20 लाख भी कह रहे थे, इनाम था उसे कोई मेरे ख्याल 8 लाख कह रहे थे, इतना करीब कह रहे थे। तो मतलब हर पहलवान जो है वो डिमांड ज़्यादा करता है, खेलते कम है, डिमांड ज़्यादा करते हैं। तो हमारा ये विजन नहीं है, हमारा खेलना ज़्यादा, हम डिमांडें कम करते हैं। सही। और मैक्सिमम कितनी फाइट लड़ते हैं आपकी जोड़ में जो पहलवान है? मैं तो पहले भी जब साल पहले खेल रहा था तो मैं चुनिंदा फाइट ही थी मेरी होती, लेकिन जो एक आम अगर रियासत के जो पहलवान है वो तो माशाल्लाह जी एक हैंडसम अमाउंट जो है वो इकट्ठी कर रहे हैं, और उनकी महीने में 3-3, 4-4 भी हो जाती हैं इस लेवल के जो रेसलर हैं। और अभी तो कह लें कि सीज़न शुरू है कुश्तियों का, तो इंशाल्लाह ताला महीने में 3-4 दंगल तो मोस्टली हो जाते हैं। एक और भाई पूछ रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है कि तैयब भाई क्या आपने आरिफ पहलवान जोया से कुश्ती लड़ी है? जी आरिफ पहलवान जोया एक सीनियर रेसलर हैं और काबिल एहतराम है हमारे लिए। मैं जब कुश्तियाँ मैंने खेलना शुरू की हैं तो वो कह लें जी ज़रा कम खेलना शुरू हो गए थे। वो हमारे सीनियर हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, तो इस वजह से फिर वो कुश्ती तो नहीं हो पाई। वैसे वालिद साहब को 1-2 फ़ोन आए थे उनके साथ कुश्ती के, लेकिन जो हैं वो तकमील के मराहल तक नहीं वो बात पहुँच सकी, इसलिए फिर उनके साथ मेरी कोई कुश्ती। सही। एक और भाई पूछ रहे हैं कि आपकी फजल पहलवान केचवाला के साथ कुश्तियाँ हुई हैं, और उनके जो शागिर्द हैं नज़ीर पहलवान भगवानी वाला, उनके साथ कुश्तियाँ हुई हैं? जी फजल पहलवान कैचवाला एक बहुत बड़ा नाम है और सीनियर है हमारे। उनके लिए भी ऐसा ही रहा मेरा कि जैसे मैं कुश्तियाँ खेलना शुरू की हैं तो वो भी कम खेलना शुरू हो गए थे, और उनका जो शागिर्द है वो कह ले नज़ीर भगवानी वाला, उसके साथ जो मेरी शुरू की कुश्तियाँ हैं उसमें जो है वो मैंने कह लें कि जी उसके साथ मेरी पहली कुश्ती हुई और वो मैंने उसे चित किया था। लेकिन वो जो कुश्ती है वो शायकीन ने बहुत ज़्यादा महजूर की और लोग बहुत खुश हुए, और उस वक़्त कह लें कि जी मैं एक नया चेहरा था और लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया था। एक और भाई पूछ रहे हैं तैयब भाई आप बरशेर पहलवान हो, इमरान दस्ती के मेले पर बयाना ज़रूर लेना, कुश्ती ज़रूर दिखाना। जी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो दुआ है वो कबूल हो गई है। इमरान खान दस्ती साहब ऑलरेडी हमारे साथ कर चुके हैं, तय कर चुके हैं, और इंशाल्लाह ताला उस दंगल में आपको ज़रूर कुश्ती दिखाएंगे। बस कोई इवेंट ना हो जैसे कोई नेशनल चैम्पियनशिप वगैरह ना आ जाए, बाकी बहरहाल इंशाल्लाह ताला इरादा हमारा मुकम्मल है, तो इंशाल्लाह ताला नवंबर में कुश्ती है तो वो लाजमी लड़ेंगे। एक और भाई पूछ रहे हैं कि रुस्तम में पाकिस्तान 2019 में सेमीफाइनल में आपकी हामिद खान से कुश्ती हुई, और उसी में कुछ दिन बाद रियासत में आपकी शहजाद पहलवान से भी कुश्ती हुई, तो दोनों में से मुश्किल कौन सा लगा?
जी हामिद खान पहलवान जो हैं वो काबिल एहतराम हैं, बड़े रेसलर हैं, बड़े पहलवान हैं। उनके वालिद साहब बहुत अच्छे रेसलर थे, लेकिन हामिद खान के साथ सेमीफाइनल में जब मेरी फ़ाइट हुई तो उन्होंने एक दाव लगाया जिसके काउंटर में मैंने भी दाव लगाया। तो हमारा मानना ये था जी हमने गिरा लिया है, लेकिन हामिद खान के जो हवारी थे कह लें, वो सब जो हैं वो भाग के अंदर आ गए हैं, अखाड़े के अंदर आ गए हैं। और हामिद खान ने कुंडा वाला दाव पे मुझे पकड़ लिया था उस कुश्ती में, और उसके जो हवारी हैं कह लें साथ जो थे उनके, कोई टांग खींच रहा है मेरी, कोई जांघिया पकड़ रहा है मेरी। और वो दंगल जो है वो कुश्ती तो कह लें कि एक अच्छी कुश्ती हुई थी उनके साथ, मेरी तकरीबन कोई आधा घंटा रही है। लेकिन वो फिर इस तरह वो एक फ़ैसला कुन कुश्ती नहीं हो सकी उनके साथ मेरी। लेकिन कह लें कि जी एक अच्छे जान वाले पहलवान थे वो हामिद खान साहब। और शहजाद पहलवान जो हैं उनके साथ जो है मेरी रियासत में काफ़ी कुश्तियाँ हुई हैं। और जो कह लें कि जी एक रुस्वे पाकिस्तान में भी उनके साथ मेरी कुश्ती हुई थी। वो कह लें मैं इतना तैयार नहीं था उस कुश्ती के लिए, क्योंकि रुस्वे पाकिस्तान में जो हुआ इस कुश्ती में, जो एक फ़ैसला के बगैर ही कुश्ती ख़त्म कर दी गई हामिद खान के साथ और मुझे हरा दिया गया। और बाद में जब पूछा गया जी क्यों हराया है, तो जी आप ऐसे हैं, आपका भाई बीच में आ गया था, ऐसे हो गया। वो भाई बीच में आ गया, क्या कह रहे हो? मैं कुश्ती खेल रहा हूँ, इसकी मुझे होनी चाहिए। आप इस तरह कोई करता है कि जी आपको फाइटर आ दीजिए, आप डिसहार्ट हो गए। तो वो जो उनके साथ जो मेरी शहजाद पहलवान से जो मेरी कुश्ती हुई थी उसमें पाकिस्तान में, वो कह लें कि एक मजबूरी के तहत मैं खेला हूँ। वो बहरहाल जैसी भी एक मजबूरी रही मेरी। लेकिन उसके बाद जो एक डेरा गाजी खां के अंदर मेरी कुश्ती उनके साथ हुई थी, और वो इतनी लंबी कुश्ती हुई कि अंधेरा हो गया था और लोगों ने मोबाइल की टॉर्चें जला के वो कुश्ती देखी हैं। जबकि जो ऑर्गेनाइज़र था वो कह रहा था कुश्ती बहुत ज़्यादा हो गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा और इस कुश्ती को बराबर करवा देते हैं। लेकिन शायकीन कह रहे थे होने दें, कुश्ती होने दें। मैं समझता हूँ वो मेरी एक बड़ी अच्छी कुश्ती उनके साथ हुई थी, वो भी तकरीबन 1 घंटा के करीब रही थी। तो मैं समझता हूँ माशाल्लाह जो भी रेसलर हैं, जो भी मेहनत करते हैं, हर कोई जीतने के लिए आता है। तो मैं मज़ा करता हूँ जब मुझे एक अच्छी कुश्ती किसी पहलवान के साथ लड़ने को मिलती है। तो मुझे शहजाद पहलवान के साथ भी बहुत अच्छा लगा कुश्ती कर। सही। और एक भाई पूछ रहे हैं कि गूंगा पहलवान के साथ आपकी कुश्ती हुई है, लड़ के कैसा लगा, और दोबारा कुश्ती कब होगी उनके साथ, आप कब लड़ेंगे उनके साथ? देखें जी, गूंगा पहलवान जो हैं एक अच्छे पहलवान हैं, लाहौर के हैं। और उसमें लाहौर के ट्रायल से उसके साथ पहली कुश्ती मेरी आई थी, तो उसमें मैंने जीता था। बहरहाल वो एक लेवल है ख़ास जहाँ पे वो खेल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक इज़्ज़त दी हुई है, उस पाक परवरदिगार का शुक्र है। तो वो मैं चाहता हूँ जो एक टॉप के जो रेसलर हैं अगर उनमें आते हैं या कोई करवाना चाहता है कुश्ती, तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला। अच्छा तैयब भाई, जैसे आप माशाल्लाह हाजी अफजल साहब के शागिर्द रहे हैं, आपके भाई भी उनके शागिर्द रहे हैं, लाहौर की पहलवानी में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और लाहौर की क्या उन्होंने जो बच्चे तैयार किए हैं, जो पहलवान तैयार किए, उनकी वजह से पूरे पाकिस्तान में हाल चल रही है पहलवानी में और हाइप मिली है। और वही लड़के, वही बच्चे, वही पहलवान रियासतों में जाके लड़े हैं, रियासत वालों ने उनके लिए बच्चे तैयार किए हैं। तो इस तरह पहलवानी बढ़ी रही है। तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया इस पहलवानी में। तो अभी आप किन के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके बाद? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस्ताद का नाम आया तो बिस्मिल्लाह से मैं शुरू करूँगा, क्योंकि हाजी अफजल पहलवान एक बहुत बड़ा नाम है देसी कुश्ती के अंदर। पाकिस्तान की कुश्ती में जब भी कुश्ती का ज़िक्र होगा तो सबसे पहले जो है वो शेर फरिश्त हाजी अफजल पहलवान नज़र आएंगे आपको। हाजी अफजल पहलवान जी के पास जब ट्रेनिंग करते थे, उनका एक कराने का जो अंदाज़ था पहलवानी कराने का, वो बहुत नायाब था। यानी उनका डर खौफ इतना था कि हमने कभी सेट कम लगाया ही नहीं। मतलब हम सेट लगा रहे हैं कि 10-20 कम लगा लिए, नहीं। वो सिर्फ उनका बैठे रहना इतना खौफ होता था कि हम 5-10 ज़्यादा ही लगाते थे, कम लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती।
तो एक अच्छा पहलवान या एक अच्छा खिलाड़ी होना अलग बात है और एक अच्छा उस्ताद, एक टीचर अच्छा होना अलग बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये खुदा की देन थी कि वो एक अजीम पहलवान थे और एक अजीम उस्ताद थे। तो इंसान भी अच्छे थे, इंसान भी ज़ाहिर सी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह जब भी उन्हें कोई इंसान मिला है तो उन्होंने अच्छे अल्फाज में ही उन्हें याद किया। तो वो एक पहलवानी का बहुत बड़ा सरमाया थे। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत अल फिरदौस में जगह दे, आमीन। तो उसके बाद जो है उन्होंने देखें बशीर बोला बाला जैसा पहलवान बनाया। फिर कह लें कि एक जो तरीका है पहलवानी का वो उन्होंने जो अब आज तक हमारा चलता आ रहा है। फिर मेरे वालिद साहब जो हैं मलिक इमदाद हुसैन पहलवान जो हैं वो हाजी अफजल साहब हाजी अफजल पहलवान के पास पहलवानी करते रहे, जिसमें बोला बाला भी जी थे, उनके बेटे मून भट्ट भी थे और वो मुबशर भाई हैं, मुजम्मल भाई हैं, वो सब जो हैं वो पहलवानी करते थे। तो वो एक मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा बोला बाला पहलवान जी के लिए एक बहुत बड़ा एज था उनका होना कि इतनी बड़े वो पहलवान थे। वालिद साहब भी बड़े वेट के जो हैं वो पहलवान थे, मुजम्मल भाई भी बड़े वेट के पहलवान थे। तो ये बड़े वेट के साथ उन ट्रेनिंग कर कर के जब वो फिर रियासत में खेलने जाते थे वो किसी को खड़ा भी नहीं थे होने देते। जी मेरे वालिद साहब हैं जो अभी मुझे ट्रेनिंग करा रहे हैं, मलिक इमदाद हुसैन पहलवान। मेरे भाई हैं माशाल्लाह, यासिर भाई का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट है मेरी ट्रेनिंग में, क्योंकि वो ज़्यादा जो है वर्कआउट मुझे करवाते हैं, मेहनत वो ज़्यादा लगवाते हैं। और बिलाल भाई का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट है क्योंकि वो ज़ोर भी बहुत करवाते रहे। उन्होंने मेरे लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त की है कि ज़ोर उनसे नहीं भी हो रहे फिर भी करवा रहे हैं मुझे ज़ोर। और मतलब एक मैं और इसरार भाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं अखाड़े के अंदर, और दूसरे जो लड़के हैं उन्हें बहुत ज़्यादा कह लें कि अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, चलो आओ पकड़ो ये करो वो करो। तो ये कह लें कि माशाल्लाह अभी हमारी फैमिली जो है मुकम्मल एक जो है मुझे इस वक्त जो है वो पहलवानी करा रहे हैं। और मून भट्ट साहब जो हैं वो ज़्यादातर यूएसए में होते हैं और जब भी वो आते हैं वो हमें जो है फ़िज़िकल फ़िटनेस के जो देसी कुश्ती के क्राइटेरिया में रहते हुए जो मूव्स होती हैं फ़िज़िकल फ़िटनेस की वेट के साथ, वो हमें बता रहे होते हैं कि आप ये वाला सेट लगाओ, इससे जांघिए को पकड़ के आप इस तरह वाला ये वाला दाव लगा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक पहलवान के पीछे, एक चेहरे के पीछे वो सिर्फ एक फ़र्द वाहिद नहीं होता, उसके पीछे एक फैमिली ट्री होती है जिससे वो चल रहा होता है, जिसके पीछे काफ़ी लोग होते हैं जो उसे सपोर्ट करने वाले होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन सब की मेहनत की वजह से आज मैं आपके सामने हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कुश्तियाँ खेल रहा हूँ। अच्छा तो ये भाई आपकी कुश्तियाँ हुई हैं शहजाद पहलवान पचार के साथ, शाहिद पहलवान पचार के साथ, इसी तरह उनके जो उस्ताद हैं उनके भाई हैं कलीम पहलवान पचार, जी जी, उनकी कुश्तियाँ हुई हैं हाफिज़ इसरार साहब के साथ, शाहिद खोए वाले के साथ, बड़ी अच्छी कुश्तियाँ हुई हैं। तो आप किस तरह देखते हैं, जिस तरह हमने एक इंटरव्यू भी सुना था, शहजाद पचार कह रहे थे, खुद ही कह रहे थे कि मेरे फेवरेट पहलवान हाफिज़ इसरार हैं। तो आप किस तरह देखते हैं, उनके जो बड़े भाई हैं उनको किस तरह देखते हैं पहलवान? जी माशाल्लाह कलीम पहलवान एक रियासत का एक बहुत बड़ा नाम है कलीम पहलवान का। और कलीम पहलवान जो हैं मेरे भाई हाफिज़ इसरार जब शुरू की कुश्तियाँ उधर खेलना शुरू की हैं तो पहली कुश्तियों में उनके साथ कुश्ती हुई थी और वो बहुत तेज़ तराज कुश्ती लड़ने वाले थे और हर एंगल पे वो दाव लगाते थे कह लें। और उनके साथ जब पहली कुश्ती मेरे भाई की हुई जलालपुर पीरावाला में, और जब वो मैंने देखी तो वो इतनी तेज़ कुश्ती और लोगों ने बहुत ज़्यादा उस कुश्ती को पसंद किया था। कलीम पहलवान जो है हमें असल में ना हमारा ये होता है कि हम जो पहलवान का पीक टाइम है उसमें उसका रिज़ल्ट नहीं देखते, हम उसको ओवरऑल देख रहे होते हैं कि जी वो जब छोटा था इससे हारा था या जीता था, या वो और ओवर एज होने के बाद किससे हारा या जीता है। तो हमारा जो किसी को जज करने का क्राइटेरिया उसका गोल्डन टाइम देखना चाहिए कि उसके जवानी का ये टाइम था जिसमें उसने किसी को खड़े भी नहीं होने दिया, जब अरूज पे थे। तो मैं समझता हूँ जो कलीम पहलवान का जो अरूज का टाइम था वो बहुत अच्छा खेले हैं। बाद में वो फिर और भी कुश्तियाँ खेले हैं, मैं समझता हूँ वो उनका छोड़ने का ही था जब वो एंड वाली कुश्तियाँ अपनी खेल रहे थे। लेकिन जो उन्होंने गोल्डन पीरियड खेला वो अमेजिंग था, बहुत अच्छा था। उसके बाद शहजाद पहलवान था, एक अच्छा रेसलर है,
उसका भाई ही उसका उस्ताद था, मैं तो ये कहूँगा। कलीम पहलवान से ही वही उसने तैयार सारी करके कुश्ती उसको लेके आए। उसी ने तैयार की है और वही उसका उस्ताद है कलीम पहलवान जो है। तो मैं समझता हूँ कि वो एक फैमिली, वो भी एक रेसलिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो एक अच्छी फैमिली है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। सही सही। अच्छा तैयब भाई, एक भाई पूछ रहे हैं दानिश पहलवान, जो उस्मान मजीद बिल्लू पहलवान रुस्तम में पाकिस्तान के शागिर्द हैं, वो पूछ रहे हैं कि रेसलिंग कोच फरीद अली और इनाम भट्ट के साथ क्यों नहीं बनती और अच्छे ताल्लुकात क्यों नहीं है उनके साथ। जी मैं तो जी कह लें अमन का ख्वाऊँ, मैं हर किसी से एक अच्छे तरीके से मिलता हूँ और चाहे इख्तलाफात होते रहते हैं लेकिन मैं एक अच्छे अंदाज से मिला हूँ। मैंने हमेशा मुज़ाकरात करने की कोशिश की है, अमन व अमान की कोशिश की है। गुलाम फरीद मेरे यूनिवर्सिटी में कोच भी रहे हैं, तो उनके साथ मेरा एक अच्छा रिलेशन है, लेकिन कुछ बातें हैं जहाँ पे हमें वो बहुत ज़्यादा ना देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप देखें कि इधर ट्रायल्स हो रहे थे चाइना स्कीम के अंदर, और वो जो है मेरे भाई के मुंह के ऊपर कैमरा ले आए हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उसे जब मेरे भाई ने धक्का मार के पीछे किया कि ये क्या कर रहे हो, तो कहता जी लड़ना झगड़ना शुरू हो गए। उस वक़्त अरशद सत्तार साहब से बात कर रहे थे, वाला साहब थे, मैं था, और वो मुंह के ऊपर वीडियो करके बना रहा। जब मैंने उन्हें बाद में कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे थे, तो कहता मैं पास तो नहीं था खड़ा, मैं दूर था, मैं दूर से खड़ा होकर वीडियो बना रहा। मैंने कहा आप मुंह के ऊपर थे, कहता जी नहीं मैं दूर था। मैंने कहा कितना दूर थे, तकरीबन 8 फुट का फ़र्क होगा। मैंने कहा इतना फ़र्क था उनका और मेरा, जब मैंने उनसे पूछा, कहते हाँ इतना फ़र्क था। मैंने कहा 8 फुट लंबी बाजू देखी है किसी की? यानी कि आप नॉनसेंस हरकतें खुद कर रहे हैं और फिर बाद में कहते हैं जी हमसे ये लड़ते हैं, हमसे ये झगड़ते हैं। और एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरी ट्रायल्स की, कॉमनवेल्थ ट्रायल्स के लिए कुश्ती हो रही थी, जिसमें थोड़ा तनाज़ा हुआ अरशद सत्तार साहब से, लेकिन उन्होंने बाद में मुझे कहा कि यार आपके वालिद साहब और आपके भाई नाराज़ हैं, तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि कोई नाराज़ हो, तो आप जो हैं वो सुलह का इस तरह का अमन अमान से चलना चाहिए, उनको हमें फिर से एक होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं। उस वक़्त मैं कॉमनवेल्थ के कैंप में था और उन्होंने कहा कि जी अरशद सत्तार साहब ने कहा जी आपकी वजह से ऐसा हुआ, आप क्लियर कट जीता करें। मैंने कहा जी ठीक है इंशाल्लाह ताला। और इनकी अरशद सत्तार साहब की मैंने इस बात को क्लिक किया। और जब मैंने उसके बाद जो भी इवेंट खेला है, जैसे अगर आप आसम मोची के साथ देख लें, या उससे पहले मेरा क्वार्टर फाइनल था, सेमीफाइनल था, उनमें मैंने उस्मान टोबे वाला जीता, फिर एक लड़का था गुजरांवाला का, उसको देख मैंने फिर इनको सबको क्लियर को वाज़ेह फ़र्क से जीता पॉइंट्स के ना। तो मैंने कहा जी ये मैंने आपकी बात क्लिक की है। बहरहाल उन्होंने मुझे कहा कि जी आप अपने वाले साहब को भी ऐसे कहें कि जी हमारे साथ सुलह रखें, अमन अमान से चलते हैं। तो मैं वाले साहब से ये बात कर रहा हूँ, मैं भाइयों से ये बात कर रहा हूँ कि जी हमें अरशद सत्तार साहब ने जी ऐसे कहा है कि सुलह सफाई से चलना चाहिए हमारे साथ। मैं इस तरफ लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरे भाई जो हैं वो रेलवे में कोच भी हैं, रेसलिंग के यासर भाई हैं, बिलाल भाई हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, रेसलिंग कैंप जो लगा हुआ है कॉमनवेल्थ में, उसमें जो लड़के हैं उसमें जो लड़के ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं, ट्रेनिंग करवाने के लिए दूसरे लड़कों की, उनको जो है वो रूम में बुला रहे हैं अपने और उनसे स्टाम्प साइन करवा रहे हैं। और कोच बेस पे अब वो बेचारा जो साइन करने वाला वो शर्मिंदा हो रहा है कि मैं इसके साइन ना करूं, कहीं कैंप से ना निकाल दे मुझे। और वो क्या कर रहे हैं, बाहर निकल के बिलाल भाई को फ़ोन कर रहे हैं, जी ये हमें जो है हमसे स्टाम्प करवा रहे हैं तो हमें बताएं। वो क्या कर रहे थे, वो लाहौर डिवीज़न और वर्कशॉप डिवीज़न है रेलवे के अंदर, तो वो लाहौर डिवीज़न की तरफ लड़कों को वर्कशॉप डिवीज़न से खींच के उस तरफ अपने कोच बेस के ऊपर फेडरेशन का सहारा लेके ये काम कर रहे थे। फरीद भाई ये उनसे स्टाम्प साइन करवा रहे हैं। मुझे घर से फ़ोन आया, जी तुम कह रहे हो, अरशद सत्तार साहब कह रहे हैं कि हम अब नोमान से दोस्ती वाले तरीके से चलना चाह रहे हैं, और वो हमारे लड़के तोड़ के दूसरी मुखालफ जो है वो ग्रुप में कर रहा है जी कि वो उस तरफ से खेलें लाहौर डिवीज़न के। तो ये क्या हो रहा है पता करो। उस वक़्त कॉमनवेल्थ कैंप तकरीबन बंद होने के करीब था। मैंने कहा इस चीज़ का अरशद सत्तार साहब को भी नहीं पता होगा, तो मैंने खामोशी बरती। मैंने कहा क्योंकि वो एंड वाले को 5 या 6 दिन थे, मैं चुप रहा उन दिनों। फिर जब मैं कॉमनवेल्थ से वापस आया, फिर इख्तलाफात बढ़ते ही चले गए। फिर मैं अरशद सत्तार साहब से जब जाके मिला, मैंने कहा जो है गुलाम फरीद जो हैं वो ये करते रहे हैं कैंप के अंदर, तो वो कहते हैं
मैंने कहा और इस चीज़ की मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि आपको भी नहीं पता होगा। तो कहते हैं अरशद साहब ने कहा मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा ये अपने बिहाफ पे वो क्यों इतनी मुखालफत कर रहे हैं। फिर एक बिल फेयरवेल एक कप होता है यूएसए के अंदर, उसके लिए मैंने कहा जी मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ उसके अंदर, तो आप मुझे वहाँ भेजें तो इंशाल्लाह ताला मेडल भी हो सकता है। काफ़ी उम्मीद थी उस इवेंट के अंदर। तो मैंने कहा जी मैं सारे एक्सपेंडिचर जो अखराजात हैं सारे खुद होल्ड कर लूँगा। तो जी उन्होंने मैंने कहा, कहते जी आप फरीद साहब से जाके मिलें। तो फरीद साहब से मिले हैं तो उन्होंने कहते जी मैं कर दूंगा। फिर जब मैं दोबारा गया हूँ तो उन्होंने मेल सेंड नहीं थी की। फिर उन्होंने मुझे बिठाया और कहा जी ये देखो आपके सामने मेल सेंड करने लगा। उसने सेंड की। फिर मैं कुछ 4-5 दिन के बाद गया। मैंने कहा एक वीज़ा प्रोसेस होता है उसमें देर लग जाती है। तो मैं दोबारा गया, लेकिन उससे पहले जो मेरा भाई सजाद था वो इसके ऊपर वर्क कर रहा था बिल फेयरवेल। उसका जो ऑर्गेनाइज़र था उसके साथ उसकी बात चल रही थी। वो कह रहा था यार बस आप ना एक छोटा सा लेटर बनवा दें पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से, उनकी मेल से मुझे मेल सेंड कर दें तो मैं स्पॉन्सरशिप सेंड कर दूंगा। लेकिन जब हम फिर दोबारा गुलाम फरीद साहब के पास गए हैं तो वो कहते जी मुझे तो कोई मेल नहीं आई। तो जी हम वहाँ से डिसपॉइंटेड हुए कि जी इनका शायद इरादा नहीं है भेजने का। तो हम फिर वापस चले गए। उसके बाद फिर हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई। लेकिन फिर कुछ महीनों के बाद हमें ये सुनने को मिला है कि जी मैं अपने भाई सजाद का साथ तकाजा कर रहा था कि उसका भी यूएसए का वीज़ा लगाए। मैं हल्फन इस बात का कहता हूँ कि मैंने उनको नहीं कहा कि आप मेरे भाई का वीज़ा लगवाएं सजाद का साथ। तो जब मैं फिर अरशद साहब से मेरी मुलाकात हुई ऑफिस में उनके, तो उनके साथ बात हुई। मैंने कहा आपको बहुत सारी बातों का नहीं पता। कहते जैसे कि मैंने कहा जी मैंने कहा आपने ये क्यों बात मशहूर की हुई है कि मैंने अपने भाई के लिए यूएसए का वीज़ा मांगा है। तो कहता नहीं मांगे, मेरे लिए काबिल एहतराम है अरशद साहब। कहते हैं जी कि नहीं मांगा तुमने भाई के लिए वीज़ा। मैंने कहा नहीं। मैं फिर क्लिक कर गया कि यहाँ फिर जो है वो बात का कुछ है मसला, कोई बताया कुछ गया हुआ कुछ है। तो मैंने कहा नहीं। तो वो उन्होंने बड़ा कह लेंगे बड़े पक्के तरीके से कहा कि नहीं जी आपने कहा है। तो मैंने कहा आपके पास मेल मौजूद है तो आप मुझे वो मेल दिखा दें जिसके उस तारीख के ऊपर के जी आपने मेल सेंड की हो इनविटेशन के लिए सजाद की और मेरी। सही। जिसको बाद में ये मशहूर किया गया जी ये पहलवान जो अवान ब्रदर हैं हमसे इसलिए नाराज़ हैं कि सजाद को वीज़ा नहीं दिया गया। तो मैं ये इस बात को हल्फन कहता हूँ कि हमने सजाद के लिए कोई तकाजा नहीं किया कि जी आप उसका वीज़ा लगवा के दें। तो मैं तो खेलने के लिए जा रहा था और नहीं जाने दिया, कोई मसला नहीं। इसी तरह मैं वर्ल्ड बीच रेसलिंग के लिए इन्हें 2018 से कह रहा हूँ, इन्होंने मैं आज तक वहाँ पे नहीं जा सका। तो मैंने और कहा कि अखराजात खुद मैं कर लूँगा होल्ड सारे, लेकिन वो नहीं भेजते, शायद पता नहीं क्यों नहीं भेजते। अब ये तो उनसे पूछना बनता है। तो ये गुलाम फरीद साहब जो हैं ये छोटी छोटी जगहों पे ऐसे इंतशारात में जो हैं वो पाए गए हैं जी। बताया कुछ गया है, किया कुछ गया है। तो इस तरह की जो साजिशें ये बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से देखने को मिली। लेकिन मैं उनसे फिर भी जब भी मिला हूँ और वो भी जब मिले हैं तो हम एक अच्छे और मेरा उनके साथ कहने के एक हंसी मजाक बहुत एक अच्छे तरीके से। और लास्ट टाइम इंटर यूनिट हुई है जूडो पे, मैं उनसे भी मिला हूँ, बल्कि तस्वीरें भी उतरी हैं। तो मैं तो अमन से ही रहना चाहता हूँ, मेरा हर किसी के साथ एक अच्छा रिलेशन है। तो मैं तो कह ले उनके साथ ठीक हूँ। लेकिन ऐसी जो इंतशारात हैं उनमें वो देखे जाते हैं। इनाम की बात की आपने, इनाम पहलवान एक ज़ाहिर सी बात है, एक पाकिस्तान के एक अच्छे रेसलर हैं। उनके साथ भी मेरा एक बहुत अच्छा, मैं पहले बताऊंगा, एक अच्छा रिलेशन है मेरा उनके साथ रहा है। अगर इंटरनेशनली देखें तो वो जब हम खेलने के लिए मैदान में जा रहे होते हैं तो वो बता रहे होते हैं कि ये लड़का ऐसे है, इसको ये वाली टेक्निक करना है, इसका डिफेंस करना या इसको काउंटर करना। तो वो हमें कह लें कि बड़ा अच्छा लगता है जब हम इंटरनेशनली होते हैं, गाइड तो एक अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है उनकी तरफ से भी बहुत जो है वो साजिशें देखने को मिली हैं। इनाम पहलवान जब मैं 2017 में जो है पहली दफ़ा जब मैं गोल्ड हुआ नेशनल का, तो मेरी उनसे ना कैंप में ना कोई साल एक उनके साथ ट्रेनिंग हुई थी।
तो 2017 में, उससे पहले मैं नेशनल गोल्ड नहीं था, 2017 फैसलाबाद में वो अचानक मुझे मिले हैं, अभी वेट होने थे वज़न वगैरह ना, मुझे मिले हैं तो कहते हैं मुबारकबाद हो तुम्हें। मैंने कहा किस चीज़ की मुबारक? कहते तुम गोल्ड हो। ठीक। मैंने कहा अच्छा चलिए, मैंने कहा जी शुक्रिया, लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर उस इवेंट में गोल्ड हुआ। और यानी कि एक अच्छा उनके साथ मेरा रहा, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका एक अच्छा रिलेशन उनके साथ रहा। लेकिन जैसे फिर मैं 2019 की नेशनल गेम्स पेशावर में हो रही थी और मेरा उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक़ था, लेकिन मुझे अपने कोच की तरफ से ये सुनने को मिला कि जी इनाम कह रहा है मैंने 97 कैटेगरी में खेलना है। आपको भी पता होगा मैं 97 कैटेगरी में ज़्यादातर खेलता हूँ, तो वो 92 में खेल रहे थे, उन्होंने वज़न भी कम किया हुआ था। तो कोच मुझे कहते हैं, वो कहता है मैंने 97 में ट्रायल्स देने हैं। तो मैंने कहा वो तो 92 में खेल रहा है। कहते नहीं, वो कहता है मैंने फिर भी 97 में देने। तो मैंने कहा ठीक है, हार जीत जो है वो एक गेम का हिस्सा है, तो अगर ट्रायल्स देना चाहते हैं तो दे लें ट्रायल। वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम दोनों ही अच्छे हो। तो जो 92 और 97 इनमें एक जो वेट कैटेगरी है वो हमें फिर एक अच्छे जो है खिलाड़ी से महरूम होना पड़ेगा, या कह लें कि जी एक अच्छा खिलाड़ी हमें मिस करना पड़ेगा टीम में से, मेडल मिस करना पड़ेगा, मेडल मिस हो जाएगा हमारा। तो मैं चाहता हूँ तुम खेलो। तो मैंने कहा ठीक है कोच साहब, जैसे आपकी मर्ज़ी, आप 97 में मैं खिलाना चाहते हैं खिलाएँ। तो यानी कि वहाँ पे भी फिर उन्होंने, मुझे पता है कि सुहेल रशीद जो हमारे काबिल एहतराम कोच हैं, एक बड़े बहुत बड़े एक पहलवानी के ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है, और मुझे पता है उन्होंने फिर जिस तरह ज़ाती तौर पे उन्होंने अपनी एफ़र्ट की है, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें कुछ वहाँ पे भी था कि मैं ना खेलूँ। फिर अगर 2022 में देखा जाए, DH में नेशनल चैम्पियनशिप हो रही थी 2022 के अंदर, उसमें मुझे कह लें कि जी अपने कोचिज़ की तरफ से वापडा के जी फ़ोन आया कि जी आप जो हैं 97 कैटेगरी के लिए आपको हमने टीम में एंटर करना है, तो आप आ जाएं। तो मैंने कहा जी ठीक है, मेरा वज़न भी ज़्यादा था, लेकिन मैंने कहा ठीक है जी कोई मसला नहीं है। उमैर पहलवान एक अच्छा रेसलर है, उसे चोट लग गई थी, तो मैंने कहा ठीक है जी मैं अपने महकमे के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, आप मुझे खिलाएं इंशाल्लाह। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तो इनाम पहलवान फिर वहाँ पे सरगर्म नज़र आए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जी जब ट्रायल्स हो रहे थे ये कहाँ था, तो मैं जी 97 में खेलूँगा। तो मैंने कहा जी 97 में ट्रायल्स देना चाह रहे हैं, तो मैं ठीक है ट्रायल्स दे लेता हूँ 97 में। लेकिन वो फिर कहते जी, सुनने में आया क्योंकि वो मेरे सामने इस तरह की बातें नहीं इनाम भाई करते, तो कहते हैं जी मेरे भाई के 65 में भी फिर दोबारा ट्रायल्स लो। वो बहरहाल बात नहीं बनी। फिर अगली बात ये सुनने को मिली है, मेरे सामने कोचिज़ उन्हें फ़ोन कर रही है, मेरे सामने की बात है, उसे फ़ोन पे कह रहे हैं कि जी इनाम भाई फ़ोन पे कोच को कह रहे हैं कि आप माजू को 97 में खिलाएं। माजू पहलवान गुजरान से ताल्लुक़ है, ज़ाहिर सी बात है वो माजू पहलवान एक लेवल पे खेलते हैं, लेकिन एक मुझे बड़ा दुख हुआ कि आप माजू पहलवान को कह रहे हैं कि जी माजू को एंटर कर लें, इसको रहने दें। तो वो काफ़ी मुझे दुख हुआ उनकी ये बात सुन के, और ये मेरे सामने की बात है। और कोच कह रहे थे तुम माजू के लिए हमें कह रहे हो, हमने मेडल जीतना है, वो आसिफ पहलवान मोची आ रहा है आर्मी की तरफ से, और तुम हमें ये सुना रहे हो कि माजू को खिला लो, हमने मेडल जीतना है, हमने गोल्ड जीतना है, तुम क्या कर रहे हो। तो इस तरह की बातें थी, तो उसमें भी वो बहुत ज़्यादा मुझे साजिश में दिखे हैं। उसके बाद अगर आप आएँ 2023 के अंदर जो नेशनल गेम्स कोयटा में हो रही थी, उसके लिए जो इनाम भाई जो हैं वो 92 कैटेगरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं 97 में था। तो उमैर पहलवान भी वहाँ पे थे जो गुजरांवाले से जिनका ताल्लुक़ है, तो वहाँ पे उमैर पहलवान भी थे। तो मुझे कहते हैं जी, कोच मुझे कहता है जी, इनाम कहता है जी 97 में ट्रायल्स देने। तो उमैर का पहले आया, मुझे उमैर का कहा गया जी, उमैर कहता मैंने ट्रायल्स देने हैं। मैंने उमैर का ओके किया, मैंने कहा ठीक है मैं उमैर के साथ ट्रायल्स दे लेता हूँ। तो मैंने फ़िक्स कर लिया किस दिन देने हैं। कहते जी कल का दिन छोड़ के अगले दिन ट्रायल्स ले लेते हैं और अपना वज़न दे दो। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं थोड़ा वज़न भी कम कर लूँगा, ट्रायल्स हो जाएंगे। उसी 2 से 3 मिनट बाद कहते हैं जी इनाम वहीं पे मौजूद है हॉल के अंदर। तो इनाम कहता है जी मैंने भी 97 में ट्रायल्स देने हैं। तो मैंने कहा यार वो 92 में 97 में क्यों उसने ट्रायल्स देने, मेरे और उमैर के होने दें।
लेकिन वो कहता है जी मैंने भी करने हैं। और उस हॉल के अंदर जब ये गहमा गहमी चल रही थी कौन खेलेगा, कह लें एक शोर ही था, तो फरीद और इनाम जो हैं एक साइड पे जाके डिस्कस कर रहे हैं। गुलाम फरीद मुअज़्ज़िज़ कोच हैं हमारे, वो फिर एक दफ़ा जो है सरगर्म नज़र आए हैं इसमें। तो मैं सोचता हूँ क्या इन्हें ऐसी दबा के एक टैलेंट को दबाना चाहते हैं, एक मेहनत करने वाले को दबाना चाहते हैं, तो साजिशों से दबाएंगे। तो बहरहाल वो साइड पे जा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो मैंने ना मैर पहलवान जो है गुजरांवाला का, वो अपने ना टीचर के साथ, यानी जिनके पास वो ट्रेनिंग करता है, वो मुझे ना पार्किंग में मिले। मैंने कहा यार तुम दोनों एक ही वेट कैटेगरी में आके 92 तो खाली हो गया है। तो मैंने कहा उमैर तुम 92 में चले जाओ, इनाम भाई चलो 97 में आ रहे हैं, हार जीत गेम का हिस्सा है, मैं ट्रायल्स देता हूँ। तो कहता है जी जो कुछ कर रहा है ना, ये मैं हल्फन कह रहा हूँ, मुझे उमैर कहता है कि ये जो कुछ कर रहा है इनाम कर रहा है। तो मैंने कहा ये इसे मेरे से क्यों इतना है। तो मैंने कहा क्या मतलब। कहता है जी, तो मैंने कहा तुम 92 में चले जाओ। कहता नहीं हम दोनों ने तेरे साथ यानी आपके साथ अकेले के साथ ट्रायल्स देने हैं, आपको जीतेंगे, बाद में फिर हम दोनों आपस में डिसाइड करेंगे कौन 92 में खेलेगा कौन 97 में खेलेगा। तो वहाँ पे मुझे ये बहुत ज़्यादा ना उधर साजिश देखने को मिली, जिसकी वजह से कह लें मैं डिसहार्ट भी हुआ। इनाम भाई हमारे सीनियर हैं और मैं उन्हें भाई की तरह ही समझता हूँ, मैं उन्हें बल्कि बड़ा भाई अपना कहता हूँ, लेकिन वो शायद नहीं समझते, इस वजह से वो ऐसा करते हैं। बहरहाल ये कुछ साजिशें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। मैं तो अमन अमान से कह लें इनाम के साथ अपना हंसी मजाक भी है, बड़ा एक अच्छे अंदाज से रहते हैं। तो मेरा उनके साथ एक बड़ा अच्छा कह लें रिलेशन भी रहा कैंप में उनके साथ। लेकिन वो ऐसी साजिशों में जब नज़र आते हैं तो फिर डिसपॉइंटेड होते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा मेरे ख्याल जानी भाई के बारे में भी पूछ रहे थे अभी मेरे से इंटरव्यू होने से पहले। जानी भाई भी बहुत अच्छे हैं हमारे, उनके साथ कैंप में इकट्ठे ट्रेनिंग की। अगर मेरी कैंप में जाके सबसे ज़्यादा किसी के साथ ट्रेनिंग होती है तो वो इनाम और जानी हैं। और बल्कि कह लें कि जब हम इंटरनेशनल इवेंट पे भी जाते हैं, जानी भाई और मैं जो है वो कह लें जानी भाई रूममेट होते हैं मेरे, तो उनके साथ भी एक अच्छा टाइम उनके साथ भी मेरा गुजरा है। तो जानी भाई भी नेचर वाइज बहुत अच्छे इंसान हैं। तो ये भाई आप आज हमने ये इंटरव्यू किया, आपके फैंस ने क्वेश्चन भी पूछा, तो कैसा लगा ये इंटरव्यू आपको? जी माशाल्लाह इतने ज़्यादा सवाल थे और मैं खुद हैरान था कि इसको कवर अप कैसे करेंगे। लेकिन जिन लोगों के सवाल जो हैं वो नहीं कर सके आप या जिस तरह भी रहा उनसे माजरत, लेकिन इस कदर लोगों ने सवालात पूछे हैं जिसके ये पता चलता है कि आजकल के हमारे जो लोग हैं जो देसी कुश्ती को प्रमोट कर रहे हैं और इसके शायकीन में दिन ब दिन कितना इजाफा हो रहा है और वो किस कदर इंटरेस्ट हो कि ये कुश्तियाँ वगैरह देखते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा कह लें कि सरप्राइज्ड हुआ हूँ उन लोगों से जिन्होंने इतना इंटरेस्ट लेके सवालात पूछे हैं। उनके सवालात पूछने का भी बहुत शुक्रिया और आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लेके आए हैं और जिस तरह आप देसी कुश्ती के लिए काम कर रहे हैं। मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा किसी ने वर्क किया हो, चाहे वो मैट रेसलिंग हो या देसी कुश्ती हो। तो तैयब भाई आपका भी शुक्रिया, आप जिस तरह कुश्ती की पहलवानी में जिस तरह आप तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। ठीक है नाज़रीन, आपने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं ज़्यादातर लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछे थे, इस वजह से हमने कंबाइन किया। वो सारा कोशिश करेंगे कि उनके स्क्रीनशॉट लगा देंगे क्वेश्चन के। तो ये रहा इंटरव्यू, आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।